वेरी गुड मॉर्निंग। रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 एफएम पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। शो चल रहा है मॉर्निंग गूंज और मॉर्निंग गूंज में अब वक्त हो गया ओपन टॉक्स का। ओपन टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर हम खुलकर हर उस मुद्दे पर, हर उस चीज को लेकर बात करते हैं जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बट एक हेजिटेशन होती है कि यार हम इसके बारे में किसी से कैसे बात करें, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। ये लोग क्या सोचे वाला फैक्टर, अगर स्टिग्मा इसको हम हटा दें तो ओपन टॉक्स वही प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी स्वास्थ्य से जो भी परेशानियां होती हैं, स्वास्थ्य रिलेटेड, हम उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी तरह की परेशानियां आपको होती है तो हम ओपन टॉक्स पर खोलकर बात करते हैं। और आज ओपन टॉक्स पर 24 मार्च 2022 जो कि वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है, आज हम टीबी को लेकर ही खुलकर बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जिसके बारे में मैंने तो नहीं देखा लोगों को बात करते हुए। मतलब आप हर बीमारी के बारे में बता देंगे, लेकिन टीबी एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपके घर में किसी को होता है, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, निकलता है ना आपके मुंह से यही सारी चीजें। यू विल नेवर एवर शेयर टीबी वाला थिंग टू एनीवन। खांसी भी आ रही होती है, आप कभी किसी से नहीं बोलते, खुसुर फुसुर घर में चलती रहती है, उनको खांसी होते होते 2 हफ्ते हो गए, अब क्या किया जाए। बट यही बात अगर आप खोल के बोले तो शायद उस इंसान को उतनी तकलीफ ना हो। और आज इसी सब चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गर्ग जी आए हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव गर्ग है। मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और आप सुन रहे हैं रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 एफएम, लखनऊ के दिल की धड़कन। सर, आज 24 मार्च को हर साल वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे मनाने की जरूरत कैसे पड़ी और मतलब क्यों मनाते हैं हम इसे? जैसा सुरभि जी जानती होंगी, किसी भी दिन को मनाने का, एक पर्व को बनाने का एक उद्देश्य होता है। और इसको बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है क्योंकि आज ही के दिन 1882 के अंदर 24 मार्च को रॉबर्ट कॉक नामक साइंटिस्ट ने टीबी के जो कॉजेटिव एजेंट है या जिससे टीबी फैलती है, उसके बैक्टीरिया की खोज करी थी। तो उनके सम्मान में और साथ ही साथ इससे जुड़ी सभी जानकारियों को और लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 24 मार्च को प्रतिवर्ष जो है एक वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। और जैसे कि इस साल की बात करें तो हर साल अलग अलग थीम देता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ही इसको निर्धारित करता है। और इस साल की थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। इसका उद्देश्य है जितने हमारे रिसोर्सेज एंड फाइनेंसेस हैं उसको यूटिलाइज करके टीबी को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने का उद्देश्य। तो इसी उद्देश्य के साथ इस साल का हम लोग का जो आगे का साल है वर्ल्ड टीबी डे का मनाया जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। हम इसी तर्ज पर ट्यूबरकुलोसिस को लेकर बात करें। सर, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें डॉक्टर साहब कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है? टीबी एक संक्रामक बीमारी है। अभी हाल के 2 वर्षों में जिस प्रकार से आप एक कोविड के संक्रमण वाली जो एक हाईली इन्फेक्शियस या सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाली बीमारी थी, उसी प्रकार से एक टीबी भी एक संक्रामक बीमारी है। टीबी जैसे कि कोविड एक वायरस से हो रहा था, ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है और एक ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से फैलती है। ये जो इसका बैक्टीरिया होता है ये वातावरण में एयरबॉर्न होता है। किसी भी व्यक्ति जो कि टीबी से संक्रमित है और रोग ग्रसित है, अगर उसको फेफड़े की टीबी है तो यदि वो व्यक्ति खांसता है, छींकता है, इवन बात करता है, तब उससे भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये इसका बैक्टीरिया बाहर आता है। और जो साधारण व्यक्ति, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो ऐसे संक्रमित व्यक्ति के अगर संपर्क में आता है तो उसको टीबी इन्फेक्शन होने की चांसेस होती हैं। अब मैंने बोला टीबी का इन्फेक्शन, हर टीबी का इन्फेक्टेड व्यक्ति ये जरूरी नहीं है कि उसको टीबी की डिजीज हो जाए। तो यहाँ पे इस बात को समझना जरूरी है कि टीबी का मरीज माने रोग के लक्षण के साथ होना और टीबी का इन्फेक्शन होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर हम स्प्रेड की बात करें, किस तरीके से फैलता है, क्योंकि अभी नॉर्मल हम अगर देखें, जितनी लेमैन को जानकारी है, हमें यही लगता है कि बस किसी ने खांसा और अगर उसको टीबी होगी तो भाई साहब हमें भी टीबी हो जाएगी, इनने खांस दिया, इनके टीबी थी, अब हम भी अपना टेस्ट करा लें जाके, हमको भी होने वाला है। तो क्या यही एक तरीका है टीबी फैलने का, या इसके अलावा भी किसी रीजन से हो सकता है? इसके अलावा भी टीबी का जो इन्फेक्शन है, एक तो हमने बताया एयरबॉर्न इन्फेक्शन, हाँ, माँ के गर्भ से कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस जो बच्चे को होती है उससे भी हो जाती है। कुछ कंटेजियस भी होती है, अगर उस कांटेक्ट में आते हैं ओपन वुंड से, उससे भी हो सकती है। कभी कभी ये ब्लड बॉर्न भी होती है, बट
कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज अ एयरबॉर्न इन्फेक्शन। सर अच्छा, हमने कभी ये भी सुना था कि कहते हैं कि टीबी जिस इंसान को है उसके प्लेट्स अलग कर दो, खाने का सामान उसको एकदम अलग बिठाओ, चद्दर वद्दर एकदम अलग रखो, तो क्या अभी भी आज के जमाने में भी ये चीजें फॉलो करनी है? नहीं, आज के जमाने में चूंकि इसका इफेक्टिव एक तो जांच उपलब्ध है और इसका ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव प्रभावशाली है। पहले इतना प्रभावशाली ट्रीटमेंट नहीं होता था, तभी आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को टीबी सैनिटोरियस वगैरह में रखा जाता था, उसको एक अलग आइसोलेटेड रखा जाता था। शायद इसी सब वजह से इसके साथ एसोसिएटेड स्टिग्मा भी है, पर आज ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए हम लोग जरूर मरीज को ये सलाह देते हैं कि अगर उसके घर में कोई बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो कि खुद इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अगर घर में कोई भी जैसे कि डायबिटीज का पेशेंट है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि हाँ, जैसे अभी हमने कोविड ने सब एक अच्छा एस्पेक्ट ये है कि सबको एक बैरियर, माने कि जैसे हमने एक मास्क लगाने की आदत डलवा दी है, तो या कफ एटिकेट, हैंड हाइजीन, ये सारी चीजें लागू टीबी पर भी होती हैं। अगर कोई भी टीबी का व्यक्ति है, अगर वो उस शिष्टाचार के तहत मुंह पे कपड़ा रख के खांसेगा, अगर उसको अपने कामकाज के लिए जाना है बाहर, अगर वो मास्क लगाएगा तो उससे उसके द्वारा फैलने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं उनकी संख्या को काफी हद तक हम कम कर सकते हैं और ये रिस्क ऑफ फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने टीबी के बारे में बात करी कि किस तरीके से फैलता है, हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए। अगर हम डायग्नोस की बात करें, किसी को हो जाता है, क्योंकि अभी लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी है तो उस इंसान को जांच करा लेनी चाहिए। तो किस किस तरह की जांचें होती हैं टीबी में? अगर किसी व्यक्ति को खांसी आ रही है, 2 हफ्ते से ज्यादा आ रही है, बुखार है उसको, या कभी खांसी में खून आया है, तो संभावना है कि उसको फेफड़े की टीबी हो सकती है। और फेफड़े की टीबी के संबंध में जो जांचें उपलब्ध हैं उसमें सबसे जो जिसे कहते हैं कि कसौटी पे खरा उतरने वाली जांच है, उसके अंदर अगर हम उसके बलगम में टीबी के कीटाणु की जांच कर लें तो वो बलगम में टीबी कीटाणुओं की जांच होती है। एक तो माइक्रोस्कोपी द्वारा सीधे मरीज अपना बलगम सुबह का देता है, या जब भी वो सरकारी क्लिनिक पे जाता है वहां पे अगर बलगम देता है ऑन स्पॉट, वहां पे एक उसकी स्लाइड बना ली जाती है और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। तो सबसे इजीएस्ट वे वो है कि वो उसमें पॉजिटिव आ जाता है। दूसरे अन्य भी बलगम से ही संबंधित जांच हैं जो कि और कंफर्म करती हैं, वो यहां तक भी कंफर्म कर देती हैं कि मरीज को साधारण टीबी है अथवा बिगड़ी हुई टीबी है, हमको ये भी पता लग जाता है। तो उसके लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हैं और वो गवर्नमेंट के लेवल पे टेस्ट हैं। इसके अलावा भी और अगर मान लीजिए इससे भी कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं वो है कल्चर की टेस्ट होते हैं। इन सारे टेस्टों में तो ये शर्तिया पता लग जाता है कि ये टीबी का मरीज है अथवा नहीं है। इसके अलावा जो सपोर्टिव जांचें होती हैं, सपोर्टिव जांचों के अंदर आप एक्सरे करा सकते हैं, ठीक है। आप दूसरी जांचों में आप मॉन्टुक्स टेस्ट होता है स्किन के अंदर, ये पता करने के लिए कि इस व्यक्ति के शरीर में टीबी के बैक्टीरिया का संक्रमण है अथवा नहीं है। तो ये एक इंटरडर्मल टेस्ट माने स्किन में लगने वाला एक टीका होता है जिसकी पर जांच लगाने के बाद 48 से 72 घंटे के भीतर हम लोग रीडिंग करते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि मरीज के अंदर टीबी का संक्रमण है या नहीं। माइंड इट संक्रमण की बात कर रहा हूं मैं, जरूरी नहीं कि उसे डिजीज हो। अच्छा। इसी की तरह दूसरा टेस्ट भी होता है, वो भी अब आ गया है, ट्यूबरकुलन इग्रा के टेस्ट होते हैं, वो ब्लड से टेस्ट होता है, वो भी संक्रमण के बारे में बताता है। ये तो हो गई जैसे आपने पूछा कि फेफड़े की टीबी की बात, पर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, श्रोताओं के लिए बताता चलूं कि टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। ओके। तो यदि उसको उस अंग से संबंधित लक्षण है प्लस साथ ही साथ उसको यदि बुखार है, वजन में कमी आ रही है। अब मैंने जैसे एक एग्जांपल के एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे कॉमन है कि आंतों की अगर किसी को टीबी है, अगर आंतों की टीबी है तो पेशेंट को जो है अगर उसकी बाउल हैबिट्स, उसका जो नित्य कर्म के लिए जाता है, अगर उसमें कोई कॉन्स्टिपेशन रहता है या कोई डायरिया रहता है, आंत से संबंधित कोई ये लक्षण हैं, साथ में उसका वजन में कमी आ रही है या बुखार कम लग रहा है, तो हम उसमें शक कर सकते हैं कि उसको आंत की टीबी हो सकती है। पर उसके लिए जांचें डिफरेंट होंगी, उसके लिए बलगम की जांच नहीं होंगी, उसके लिए
हमको हो सकता है एंडोस्कोपी करना पड़े, हमें उसका कुछ और टिश्यू निकालना पड़े, उसका हमें अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ेगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक अंग का लिया, उसी तरह से डिफरेंट अंगों के लिए डिफरेंट जांचें हमें करनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट का एक मोटिव हो गया है कि हम 2025 तक मतलब टीबी मुक्त भारत कर देंगे। तो टीबी एलिमिनेशन की बात अगर हम करें तो 2025 आई थिंक अब 2022 चल रहा है, इट्स जस्ट बीन 3 इयर्स। तो क्या लगता है आपको? थोड़ा डिफिकल्ट तो लगता है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली कोविड ने एक बाधा और व्यवधान तो प्रोड्यूस किया है। क्योंकि 2020 के बाद पहली बार अगर हम देखें जो पिछले साल के ट्रेंड थे और 20 के बाद अभी जो आंकड़े आए हैं, बीच में तो रिपोर्टिंग हो नहीं पाई लॉकडाउन की वजह से, उसमें जरूर थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, पर मृत्यु दर में इसकी जो है वृद्धि जो है रिकॉर्ड करी गई है। पर गवर्नमेंट इज क्वाइट सेंसिटिव, काफी संवेदनशील है इसके प्रति और काफी कमिटेड भी है। और इलाज और जांच के अलावा भी जो है गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है कि टीबी को अर्ली स्टेज से ही हम जो है खत्म कर दे, जब इन्फेक्शन के लेवल से ही खत्म करना चाहता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि इन्फेक्शन होना और डिजीज होना दो अलग अलग बातें हैं। सब मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल दूं, चूंकि मैं टीबी के मरीजों के बीच में ही रहता हूं, उनका राउंड भी लेता हूं, वो ओपीडी में आते हैं दिखाने, मेरे पास ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास टीबी के बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं होगा। आई एम 100% श्योर, मैं आश्वस्त हूं कि मेरे अंदर टीबी का संक्रमण होगा, पर मुझे टीबी के लक्षण नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम किया है, गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि 4-5 बातों पे और जोर दिया है। हम इलाज और जांच और पोषण निधि के अलावा की बात कर रहे हैं। वो 4-5 चीजें जो हैं, एक तो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, दूसरा है एक्टिव केस फाइंडिंग, ठीक है, तीसरा है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, चौथा है कि जो इलाज पूरा कर चुके हैं अभी तक वहां ही पर हम नहीं छोड़ देते हैं, 6 महीने के बाद हम उनका फॉलो अप भी करेंगे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। पांचवी चीज जो सबसे अच्छी करने जा रही है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है, जिसके अंदर इंजेक्शंस जो लगते थे, जो पेनफुल होते थे, तो पेनफुल ट्रीटमेंट की जगह पेनलेस ट्रीटमेंट, जिसमें ऑल ओरल मेडिकेशन, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग कैटर्ड बाय द गवर्नमेंट। सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हैं। थोड़ा सा समय यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए लूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए जानने के लिए, क्योंकि इसी तरह से जो है टीबी हारेगी और देश जीतेगा, अदरवाइज नहीं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ने गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीटेड है और वो रोग मुक्त हो गया है, उसको वो टीबी चैंपियन के नाम से डिक्लेयर करते हैं। उसको भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो टीबी चैंपियन खुद उन्हीं सारी परेशानियों से गुजरा हुआ है और उससे गुजरने के बाद वो ठीक हुआ है। तो वो अब कम्युनिटी में अन्य लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पे रहता है कि देखो, अगर मैं टीबी को हरा सकता हूँ, ठीक हो सकता हूँ, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो वो जो है गांव-गांव में रूट लेवल में जाकर के एक मिसाल बनेगा और उसको ट्रेनिंग भी देने का काम, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत इंसेंटिव का भी इंतजाम रखा कि वो अपना समय लगाएगा लोगों को जागरूक करने के लिए, जिससे कि लोग जाएं खुद। उसी तरह से जैसे एक्टिव केस फाइंडिंग है, जैसे अभी तक क्या होता था, मरीज को 2 हफ्ते के लक्षण तो मरीज जा रहा था। पर बहुत सारे लोग हैं काम काज में, बेचारे गरीब लोग हैं, डेली वेजेस लेवल हैं, वर्कर हैं, माइग्रेंट्स हैं, या दुर्गम स्थानों पे रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहां से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, या जैसे जेल इनमेट्स हैं, ठीक है, वो जेल में कैदी हैं, ऐसे बहुत सारे, या जो कि इम्यून सप्रेस्ड हो गए हैं, जैसे HIV वाले पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है एक्टिवली जो है अब जो है उनका टेस्ट किया जाएगा, ये जिससे कि ये पता करेंगे उनको टीबी का संक्रमण है या नहीं है। तो ये एक्टिव केस फाइंडिंग। अब टीबी के संक्रमण होने के बाद अगर जैसे बात करते हैं, तो ये मान के चलिए कि एक व्यक्ति में अगर टीबी का संक्रमण है तो 2 to 5 टाइम उसके अंदर रिस्क होता है, लाइफ टाइम रिस्क होता है। इट्स नॉट ये लाइफ टाइम रिस्क है कि उसको आगे चल के टीबी का डिजीज हो जाएगा, पर यह हुआ जनरल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के घर में अगर एक व्यक्ति स्पूटम पॉजिटिव है, तो उसके अन्य सदस्यों में जानती हैं कितना आपको रिस्क इन्वॉल्व है।
वो लगभग 25 गुना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है कि उसके अन्य घर के सदस्य को टीबी का संक्रमण तो है ही है कि वो डिजीज हो सकती है। ठीक है, सेम बात थी ट्रू थी लगभग 16 to 25 मोर टाइम चांसेस था HIV वाले पेशेंट्स के लिए। इसी प्रकार से जो डायबिटिक्स हैं, क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज भी एक बड़ी चुनौती और बड़ी समस्या है, तो डायबिटिक्स के अंदर भी इम्यूनिटी कम होती है, पर इनके अंदर इतने ज्यादा नहीं, उनके अंदर 2 से 3 गुना ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर भी ऐसे डिजीज होने की संभावना है। तो ऐसे सबको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग करते हैं। उसमें देखते हैं अगर लक्षण है बीमारी के तो उसको ट्रीटमेंट देते हैं, नहीं है तो हम टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, माने कि अगर संक्रमण है तो उससे वही वाले बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट उसमें आइसोनायाजिड या आइसोनायाजिड के साथ रिफापेंटिन भी या रिफामाइसिन भी उनको दे रही है। तो वो 6 महीने की रेजिमेन है और 3 महीने की रेजिमेन है। तो ये बड़ा परिवर्तन देखने में आया है जो कि प्रोग्राम कंडीशन के अंदर अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी एक पखवाड़ा लगा था, अभी 28 तारीख को खत्म हुआ है। उसके अंदर घर घर जाके टीबी हेल्थ विजिटर जाके एक्टिव केस फाइंडिंग कर रहे थे। फिर फॉलोअप इसलिए जरूरी है कि इलाज पूरा कर चुके जो व्यक्ति होते हैं उसके अंदर अगर दोबारा से बीमारी उभरने की संभावना होती है तो वो पहले 2 साल में सबसे ज्यादा होती है। पहले साल के अंदर लगभग टू द ट्यून ऑफ 90% और दूसरे साल में 97%। अगर 2 साल तक टीबी के इलाज बंद करने के बाद उसे दोबारा से लक्षण नहीं हुए तो ये मान के चलिए वो अब टीबी मुक्त है, टीबी से 100% क्योर है, वो इज नाउ टीबी चैंपियन। और 5वीं बात जो मैंने बताई थी पेनलेस के लिए, इस पे सरकार काफी प्रयासरत है। उसके लिए नई नई दवाइयां भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व करी गई हैं, जिसकी वजह से जो है अब हम जो है पहले जो सुनते थे 90 सुई वाला इलाज या 6 महीने सुई वाला इलाज, जिसको सुन के ही आपकी जो है रूह कांप जाएगी कि एक सुई लगाने में तो आदमी इतना डरता है या पर 90 सुई लगाना, वो भी डेली लगाना तो बड़ी समस्या थी। तो परिवर्तन आया है और अच्छे के लिए आया है। और जो आप पूछ रही थी 2025, हाँ थोड़ा कठिन तो है, पर हाँ सरकार ने कमर कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा डॉक्टर, एक स्टिग्मा लोगों के मन में है कि हम कहते हैं कि 6 महीने का जैसे कॉमन कोर्स होता है इसके ट्रीटमेंट का, तो कंटिन्यूएशन में मतलब अभी डॉक्टर साहब अगर नॉर्मली फिजिशियन कोई हमें 5 दिन की दवा लिखता है बुखार की तो हम वही टाइम पे नहीं ले पाते हैं। टीबी की दवा का टाइम बहुत पर्टिकुलर रहता है कि आपको कोई खुराक आपकी छूटनी नहीं चाहिए, बहुत ही पर्टिकुलर टाइम पे लेनी पड़ती है और लोगों से यही नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए लगातार इतने लंबे समय तक 6 महीने का भी समय जो है, पहले तो ये समय 18 महीने था जो कि घटा के अब 6 महीने हो गया। सरकार प्रतिबद्ध है आगे भी कि इसको फर्दर कम किया जाए। उसके लिए अभी रिसर्च ट्रायल चल रहे हैं कि इसको घटा के 4 महीने के लिए किया जाए। तो श्रोताओं को ये जानना जरूरी है कि एक बार अगर टीबी का रोग के बारे में इलाज किसी भी आपके चिकित्सक ने दिया है तो उसके बताए हुए ड्यूरेशन तक इलाज लेना चाहिए। हाँ, इलाज से कोई दिक्कत हो रही, 2 वजह से इलाज व्यक्ति यूजुअली छोड़ता है। एक तो इलाज इसलिए छोड़ता है कि उसको आराम आ जाता है, तो वो सोचता है कि मैं ठीक हो गया, और जैसे ही ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे ही आराम आता है तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तब दवाइयां छोड़ने लगता है। एक होता है कि दवा खाने से उसको दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए वो भी परेशान होता है, उल्टी पल्टी होती है, पेट में दर्द होता है, बुखार नहीं जा रहा होता है, वगैरह वगैरह कई चीजें होती हैं। तो इन दोनों ही सूरतों में हमें पहले में जिसमें आराम आ गया है तो ये ना समझें कि आपको बिला वजह कोई डॉक्टर दवाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग प्राइवेट डॉक्टर के पास से जाकर भी इलाज कराते हैं। तो लोगों के दिमाग में होता है कि जब अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं इलाज क्यों लूं। ये धारणा नहीं होनी चाहिए कि टीबी का मिनिमम कोर्स जो है आज की डेट में वो 6 महीने का है। ऐसे लोग जो कि अपने ट्रीटमेंट को, जिसे हम लोग एडहेरेंस कहते हैं, नहीं टिकता है या जो जितना बताए हुए डोजेस नहीं लेता है, ऐसे ही लोग जो हैं आगे चल करके उनमें बिगड़ी हुई टीबी या रेजिस्टेंट टीबी होने की संभावना होती है। ये मैं बता दूं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि टीबी पूरी तरह से क्योरेबल होने के बावजूद भी आज के डेट में भी इससे मॉर्टेलिटी है और आज भी जो है रेजिस्टेंट टीबी के केसेस मिलते हैं। तो मेरी आप सभी लिसनर से गुजारिश होगी कि कम से कम इसमें जितनी दवाएं बताई जाएं, जितने समय के लिए बताई जाएं, पूरा लें। यदि कोई दिक्कत होती है तो चिकित्सक से सलाह लें, वो आपकी जरूर मदद करेंगे।
बिल्कुल, तो ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए। आप खुद अपनी मतलब लापरवाही बोलें या फिर आप खुद डॉक्टर बन जाते हैं, हाँ जी हम तो अब ठीक हो गए, डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्यों 6 महीने की लिख रखी, हम तो 1 महीने में ठीक हो गए। हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करने लगे और आपकी मेडिसिन से आपको आराम मिलने लगे। दैट डजंट मीन कि आप 6 महीने का कोर्स जो है वो 1 महीने में खत्म कर दे। दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म पीरियड कोर्स कि हमें आ गई पढ़ाई और अब हम खत्म कर दें। ये एक डिजीज से लड़ने के लिए 6 महीने का कोर्स बनाया गया है और कोशिश सरकार की है, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम 18 महीने को हमने 6 महीने किया है, तो आई होप कि आगे चल के वो चीज भी कम हो जाए, हमें ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिससे जल्दी क्योर हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब अभी जिन लोगों को नहीं हुआ है वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, जिनको नहीं हुआ है, अगर उनको बहुत शंका है, ठीक है, कि नहीं मुझे दिक्कत, क्या मुझे इसका संक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करा सकते हैं या एग्रा किट टेस्ट करा सकते हैं। यदि उसमें पॉजिटिव आया है तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। आगे किसी भी व्यक्ति को ये रोग ऐसे नहीं, सबके साथ चल के ही ये रोग पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज मान लीजिए मुझे नहीं है तो आगे मुझे नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इस रोग का बहुत ज्यादा संबंध आपके इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस से है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, खान पान अच्छा है, और यदि आप भी वो शिष्टाचार जैसे कफ एटिकेट्स कहते हैं फॉलो करते हैं, और आज अगर कोविड ने हमको मास्क की आदत डलवा दी है और इसको हम यूज करते हैं, तो अगर हमारे अंदर डिजीज है तो हमसे नहीं फैलेगी। यदि कोई किसी हम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो उससे नहीं फैलेगी, मतलब उससे हमको इसका संक्रमण नहीं मिलेगा। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और हो ही ना संक्रमण, उसके लिए भी हम बैरियर की मेथड यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोविड ने एक जो हमें मैनर ही बोलेंगे या बोलेंगे हमारी आंखें खोल दी हैं कि मास्क लगा के हम जाते हैं, और अब तो लोगों को आदत पड़ गई है कि जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस से बाहर निकलते हैं, हम मास्क लगा ही लेते हैं। और कहीं ना कहीं अब एक चीज और ज्यादा होगी कि जो इंसान खांस रहा है वो हैंकी रखे ना रखे, लेकिन अगर हमारे आसपास कोई खांसता है तो हम जरूर या तो मास्क लगा लेंगे, हट जाएंगे, या तुरंत सतर्क हो जाते हैं। तो ये चीज आ गई है। दिस इज लाइक, मुझे तो फीलिंग आ रही है कि एक्चुअल में ये कोविड का बड़ा भाई है, टीबी इज लाइक दैट। डॉक्टर, वर्ल्ड टीबी डे पर जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, पूरी जनता जो सुन रही है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड टीबी डे पर मेरा सभी लिसनर्स को एक ही मैसेज है कि टीबी को छिपाए नहीं, ठीक है, बल्कि आप जागरूक बने और तुरंत अपना जाकर के अगर किसी को लगता है तो इलाज कराएं। इलाज और जागरूकता से ही जो है इसके ऊपर हम जो है लगाम लगा सकते हैं। और हमें लगता है आज के दिन, चूंकि हम 24 मार्च का दिन जो मनाते हैं, आज के दिन हमें प्रण लेना चाहिए कि एक हम जिम्मेदार नागरिक बने, इससे डरे नहीं। क्योंकि डर के कारण ही लोग जो हैं इससे छुपाते हैं। डरे नहीं, बल्कि इसका खुलकर डटकर सामना करें। सामने आए, नहीं भाई हम अपनी जांच भी कराएंगे, जांच में अगर कुछ भी आता है तो उसके परिणाम से भी मत डरें उसका, क्योंकि 100% क्योरेबल बीमारी है, आप उसका इलाज कराएंगे। तो इसी प्रकार से सबके साथ और सबके जुड़ाव से भी ही जो है इंडिया विल डिफीट टीबी। बिल्कुल, टीबी को हम हरा पाएंगे, देश को हम जिता पाएंगे, क्योंकि टीबी जब हारेगा तभी देश जीतेगा। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज जो टीबी के पेशेंट्स हैं, वो भी जो नहीं है, जो हमें सुन रहे हैं, वो सब लोग, इवन इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग डॉक्टर साहब, हम सब लोग एक प्लेज लेते हैं कि हम कभी भी, एक तो ये टीबी वाले लोगों को आप लोग ये जो ऐसे तिरछी निगाहों से देखते हैं, प्लीज देखना बंद कर दिए। दिस इज नॉट फेयर। टीबी इज अ क्योरेबल बीमारी, तो आप उसको ऐसे मत ट्रीट कीजिए कि भैया इनको टीबी हो गया तो ठीक ही नहीं होगा। या आपको बिल्कुल भी किसी को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, उल्टा आपको उनका साथ देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अगर आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में देयर इज समवन जिसको ये चीज है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको याद दिलाएं, तुम्हारी दवाई खाने का टाइम हो गया। तो ये चीजों से उसको भी हौसला मिलेगा, वो भी जीतेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए और प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू।
6 FM रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM